बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी वली अहद की दावत पर काबीना के अहम अरकान के साथ एक रोज़ा सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा, जबकि दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि इस वक्त आवाम मायूसी के आलम में है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि हमारे ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी वली अहद की दावत पर काबीना के अहम अरकान के साथ एक रोज़ा सऊदी अरब के दौरे पर है। उनका ये दौरा कितना अहम है? देखिए, इस वक्त पूरे खत्ते के जो हालात हैं उसमें तो जाहिर है कि एक दिन पहले उनकी मुलाकात हुई जी सऊदी अरेबिया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, और आज वो सऊदी अरेबिया में हैं अपने वक्त के साथ। और जाहिर है कि अहम मुलाकात है, क्योंकि अलग से मुलाकात हो रही है, पहले भी हो चुकी है वहाँ, लेकिन दोबारा हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अमीर कतर जो हैं वो एक रोज़ पहले मेज़बान थे शाह अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन के, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन के, लेकिन आज अमीर कतर जो हैं वो उर्दन में मौजूद हैं और उनकी शाह अब्दुल्ला से वहाँ पे मुलाकात हो रही है। वो शाह अब्दुल्ला, वो जॉर्डन जो कि मगरबी किनारा और वेस्ट बैंक और यूरोशलम और ये सारा, तो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो आपस में इस वक्त, यानी एक तो OIC की और अरब लीग की समिट हो गई, उसका एलामिया भी जारी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये कि अब वो आपस में गुफ्तगू जारी है। और इसमें एक बहुत अहम जो मुलाकात है मेरा ख्याल है, वो एक तो ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे कर अरब समिट और OIC समिट की जो थी उसमें वो मौजूद थे, और उनकी भी वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। लेकिन फिर एक और शख्सियत, देखिए सदर की मुलाकात तो हो गई कतर में, लेकिन फिर एक और शख्सियत की मुलाकात जो है वो सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से अलग सऊदी अरेबिया में हुई। सही। और वो उनके सिक्योरिटी, जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, उसके सरबराह हैं, और वो अली लारीजानी की। अच्छा, अली लारीजानी, देखें, एक मैंने आपसे कहा ना कि एक तो मुलाकात वहाँ हो गई, और एक अली लारीजानी मौजूद हैं ये, और खालिद बिन सुलेमान से भी, जो कि वज़ीर दिफा हैं और भाई हैं मोहम्मद बिन सुलेमान के, उनसे भी मुलाकात हुई। तो ये मुलाकात अलग हुई अली लारीजानी से, और ईरान के सदर से मुलाकात जो है वो बिल्कुल अलग हुई, जो कि दोहा में हुई। तो इन दोनों मुलाकातों की अलग अलग अहमियत है। ये जो अली लारीजानी हैं, इनसे बड़ी मुलाकातें रही हैं। ये स्पीकर रहे हैं पार्लियामेंट के, वो बड़े पुराने और बड़े जो है ना, एक जो हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और सिक्योरिटी को इस वक्त उनकी सिक्योरिटी काउंसिल को हेड कर रहे हैं। ये अब इनका सऊदी अरेबिया जाना और इनकी मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात सऊदी वली अहद से, और तब मुलाकात जब एक रोज़ पहले कतर में सब कुछ हो चुका। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब का वहाँ जाना, इसी तरह से जो है वो अमीर कतर का किंग अब्दुल्ला से मुलाकात करना, जबकि वो वहाँ एक दिन पहले। तो अभी आपस में मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकातें हो रही हैं और काफ़ी कुछ डिस्कस हो रहा है। कल का जो आरामिया है, कल जो तकारीर हुई हैं, देखें ये बात ज़हन में रखें कि जो मैंने कल बात कही थी, गालिबन पहले भी कही थी, कि इस तरह की बात भी पहले नहीं हुई आज तक इसराइल के बारे में। देखिए, इसराइल के बारे में बात इस तरह की हुई भी नहीं, तकारीर भी नहीं हुई। अगर हम कह रहे हैं कि खाली तकारीर हुई हैं, खाली जो है वो अलामिये जारी हुए हैं, तो ऐसा नहीं है मामला। मामला जो मशरिक़ वस्ता या जो वेस्टर्न एशिया की सियासत है, वो जो दहाइयों या सदियों तक फैली हुई है, वो बड़ी खूनी सियासत है और बड़ी गहरी सियासत है। उसमें साजिशें, बिट्रियल्स, प्लानिंग्स, हुकूमतों का गिरना, हुकूमतों का बनना, महलाती साजिशें, ब्लॉक्स का बनना, मतलब ये पूरी, आप अगर पिछले 100 साल या 200 साल या 4000 या 5000 साल पहले भी चले जाएं, तो यहाँ पे ये कोई बिल्कुल जैसे यूरोप की बहुत बहुत पेचीदा सियासत है। अब तो खैर वहाँ पे सियासी जमातें बन गई और ये सारा हुआ, लेकिन जिस ज़माने में वहाँ पे इस तरह का सिस्टम था
जैसे मशरिक़ वस्ता में इस वक्त के जो बादशाहतें या खिलाफत है, तो वहाँ पर भी सियासत जो थी बड़ी पेचीदा थी, अभी भी पेचीदा है, कशीदा है, लेकिन किसी और अंदाज में राइट विंग निकल के सामने आ रहे हैं, ये हो रहा है। तो अब ये है कि यहाँ पर वेस्ट एशिया में और मशरिक़ वस्ता में कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक तो बड़ा ये हो गया ना कि खुरेजी हुई, 2.5-3 लाख फ़लस्तीनी जो हैं गज़ा में वो शहीद हो गए, और उसके बाद ईरान पे हमले हुए, उनके अस्करी क़यादत उन्होंने जवाब में हमले किए, और फिर यमन की काबीना और इस्माइल हानिया और सैयद हसन नसरुल्लाह, और फिर तो ये मामला जो है ये किसी आप समझें कि जिस नहज पे जा चुका है वहाँ पर ये अब ये रुकेगा नहीं, किसी अलामी है या किसी यानी ये मामलात आगे बढ़ेंगे, सही ठीक है, और आगे बढ़ेंगे और किसी एक जगह पे जाके ये रुकेंगे। अभी तो ये पूरा जो सिस्टम है ये हिला हुआ है अपनी जगह। ये जो बात है ना, ये बड़ी सती सी बात है कि मतलब ये उसका एक हिस्सा है कि नेतन्याहू, क्योंकि देखिए आज नेतन्याहू ने आज ऐलान कर दिया, और आज बल्कि हो भी गया, आज सुबह जो है वो गज़ा शहर में जो है इसराइल ने अपनी ज़मीनी फ़ौज दाखिल कर दी। अच्छा, गज़ा की पट्टी में नहीं, गज़ा शहर में, ठीक है ना, गज़ा की पट्टी में और गज़ा शहर में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हम इसको दोबारा देख लें तो हमें ये बिल्कुल ज़हन में हमारे ताज़ा हो जाएगा कि एक शुमाली गज़ा है, एक गज़ा शहर है, फिर उसके बाद देरुल बलाग है, फिर खान यूनस और फिर रफ़ा है, ठीक है ना। तो गज़ा की पट्टी में एक हिस्सा जो है वो गज़ा है, फिर उस यानी जो आप समझे ना कि ऊपर शुमाली गज़ा के बाद फिर गज़ा का शहर है, सही ठीक है ना, उसमें वादी गज़ा, और फिर उसके बाद जो है वो ये देरुल बला और फिर खान यूनस और रफ़ा तक आते आते फिर ये इजिप्ट में आ जाते हैं। तो जो फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हुआ है, ज़मीनी ऑपरेशन, वो शुरू हुआ है गज़ा में, गज़ा जो दरमियान में है। यानी अगर हम इसको 5 इलाकों में तकसीम करें गज़ा को, तो उसका एक इलाका जो मरकज़ी सबसे गुंजानाबाद इलाका जो है वो गज़ा शहर है, और बाकी खान यूनस और बाकी शुमाली गज़ा और ये, ठीक है। और दरमियान में जो डिवाइड करती है रोड इनको, सलाहुद्दीन स्ट्रीट, पुरानी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम पे हज़ारों साल सैकड़ों साल पुरानी सड़क है, और इससे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी से पहले भी ये रास्ता अपनी जगह मौजूद था। यहाँ पे कहते हैं एक ज़माने में सिकंदर आज़म यहाँ से उसने क्रॉस किया था यहाँ से, जब वो एंटर हुआ था इजिप्ट में, तो इस सड़क इस शहरा से यहाँ इस इलाके से गुजरा था, ये वहाँ पे रहने वाले कहते हैं। 12 अब मामला ये है कि उन्होंने कहा है कि 24 घंटे का वक्त है, या आप तो अभी हम जो बात करें ना गज़ा में ऑपरेशन, ज़मीनी ऑपरेशन, तो ये हम ध्यान में रखें कि वो गज़ा में जो रहने वाले लोग हैं वो शुमाली गज़ा तो ऊपर तो इसराइल है, और वो जनूबी गज़ा की तरफ जाते हैं तो इधर इजिप्ट है, और अगर वो जो मशरिक़ की तरफ जाते हैं तो इसराइल है। तो वो जो उनको कहा जा रहा है कि खाली करें, तो असल में गज़ा शहर, वो गज़ा सिटी की बात हो रही है। ऑपरेशन जो है ज़मीनी ऑपरेशन वो गज़ा सिटी में जारी हुआ है, शुरू किया है उन्होंने, और उन्होंने गज़ा सिटी में ऑपरेशन शुरू किया है, ज़मीनी ऑपरेशन, और कोई 50 के करीब उसमें 50-60 आज शहादतें हो गई हैं। लोग उसमें ज़ाहिर है कि बीमार भी हैं, वो एक जगह, अच्छा उन्होंने कहा कि 48 घंटे का वक्त दे रहे हैं। ये जो सलाहुद्दीन शारा सलाहुद्दीन है, इसको हम खोल रहे हैं, जिसने गज़ा सिटी से शुमाल में जाना है शुमाल में चला जाए, जिसने जनूब में जाना है जनूब में चला जाए। हमारा जो ऑपरेशन है वो गज़ा सिटी में होगा, गज़ा सिटी में होगा। जिन्हें खान यूनस जाना खान यूनस चला जाए, तो लोग वहाँ से, क्योंकि ये सबसे गुंजानाबाद इलाका था कभी, बहुत खूबसूरत, यानी गज़ा शहर जो है आप समझ लें कि वो गज़ा का दारुल हुकूमत है। जो पूरी गज़ा की पट्टी है उसका जो दारुल हुकूमत है वो गज़ा शहर है, मेन दरमियान में, यहीं पे उनके सरकारी ऑफिसेज, यहीं पे सारे उनके लोग। तो अच्छा, अब वो दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन ये है कि टैंक्स वैंक्स लेके, एक्सप्लोजिव्स लेके, लेकिन उसके साथ ही जो मोसाद की जो इंटरनल वो जो आपस में जो कम्युनिकेशन उनकी चल रही है वो ये है कि 4 से 5 हज़ार हमास के ताज़ा दम जंगजू जो हैं वहाँ पे उनके मुंतज़िर हैं, सही, और वो उनको जो है ना एक ब्लडी नोज देने के लिए तैयार है, और ये उनकी अपनी असेसमेंट है।
ये मोसाद की और इसराइली इंटेलिजेंस की अपनी असेसमेंट है कि 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ पे हमास के ताज़ा जंगजू मौजूद हैं एक्सप्लोजिव्स के साथ, और उनके पास रियल इंटेल भी आ रही है। और उसके साथ ही उनके पास उन्होंने ये वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने ये कहा कि हम जो इसराइल की यरगमाली हैं सारे, उनके पास ये इतला थी रात तक, अनाउंसमेंट जब उन्होंने की है मार्को रूबियो के साथ, कि यरगमाली जो इसराइली यरगमाली हैं उनकी अक्सरियत जो है वो गज़ा शहर में मौजूद है, और इस इंटेलिजेंस के ऊपर वो दाखिल होने जा रहे हैं। ये उन्होंने मार्को रूबियो से शेयर भी की, और मार्को रूबियो ने फिर उसकी तस्दीक भी की कि CIA के पास भी यही इतलात हैं कि ये गज़ा सिटी में जो भी करना है इसको जल्दी करें, और मतलब अब ये बहुत ही बढ़ गया मामला, और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी बड़े मामला और करें और आगे निकलें। अभी इसराइल की फ़ौज अंदर दाखिल हो गई है, पता चला कि सारी यरगमाली वहाँ से दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो चुके हैं। सही। गज़ा सिटी में कोई एक यरगमाली भी नहीं है, ना कोई यरगमाली है जिंदा, ना किसी की बाकियात गज़ा शहर में है ही नहीं। ये उनको पता चल रहा है अंदर जाने के बाद। उनकी इंटेलिजेंस वो जो रिव्यू हुआ है वो ये हुआ है कि आप गलत आ गए, या तो सिर्फ हमास के जंगजू आपके मुंतज़िर हैं, और बेहतर ये कि आप अपने टैंक्स वगैरह बाहर निकाल लें, वरना शहरी मारे जाएंगे और आपके लोग मारे जाएंगे। अब यह है कि ये एक नया उनके लिए इंटेलिजेंस का एक इस वक्त गुफअप हुआ है कि वो एक ऐसी जगह दाखिल हो गए हैं जहाँ पे यरगमाली हैं ही नहीं, यरगमाली वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। उनको पहले ही शिफ्ट कर लिया हमास के लोगों ने, और उनके पास रियल इंटेल है। अभी रियल इंटेल कहाँ से आ रही है? जैसे हमास के रहनुमाओं को इंटेलिजेंस मिल गई थी पहले कि वो चले गए थे कतर में, उनको कहीं से रियल इंटेलिजेंस मिल रही है, और रियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो मूव कर रहे हैं। उसके साथ ही आज जो है वो उन्होंने रात को अटैक किया यमन में, और इसराइल ने यमन पे अटैक किया, और वहाँ पे काफ़ी जो है बड़े उन्होंने फुटेज वगैरह जारी की कि वहाँ पे काफ़ी धमाके हुए हैं, काफ़ी इलाकों में आग लगी हुई है। तो पहली तो ये कि हूतीज़ ने इस बात की तस्दीक की ये पुरानी तस्वीरें चला रहे हैं, या आज से 10 साल पुरानी तस्वीरें चला रहे हैं जब वहाँ खाना जंगी हो रही थी, ये कोई नई तस्वीर नहीं है। सही, ठीक है। पहले तो उनकी तरफ से ये हुआ, पुराना वो होता है ना, कॉपी पेस्ट करके उन्होंने पूरा जारी किया है कि ये तो पुरानी आग लगी हुई है, ये तो अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अटैक हुआ है। उसके साथ ही उन्होंने दोबारा मिसाइल दाग दिए इसराइल पे, और वो सीधा जाके तल अवीव पे गिरे, तल अवीव एयरपोर्ट पे, और तल अवीव एयरपोर्ट पे फिर फ्लाइट्स बंद हो गई। अच्छा, अब मसला ये है कि वो फिर इन्होंने दिन में दोबारा एक छोटा अटैक किया, उन्होंने फिर जो है उसको छोटे को थोड़ा सा बड़ा करके फिर मिसाइल दाग दी है हूतीज़ ने। तो ये एक मामला ऐसा है जो अब एक गले पड़ गया कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। अच्छा, मैंने कल एक बात की थी, ये ध्यान में रखें कि मैंने कल बात की थी कि हमास के वाले से, और उसके साथ मैंने बात की थी कि ये पॉलिटिकल इस्लाम की इस्लाह ये 80 की दिहाई में आई, फिर इसको खूब 9/11 के बाद जो है ना खूब ये जो है ना इस लफ्ज़ का चूरन बेचा गया खूब मगरिब में कि मज़हब है तो उसमें सियासत कैसे, हालांकि इस्लाम तो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जी, और वो ज़िंदगी का हर रंग सिखाता है, लेकिन उस वक्त जो है वो यहाँ पे पॉलिटिकल इस्लाम, और ख़ुद उसमें हमारे जो मुसलमान भाइयों ने भी खूब कमाई की, मुख्तलिफ वहाँ पे थिंक टैंक्स में जा के, और इसको खूब किताबें लिखी, आर्टिकल्स में। वो 9/11 के बाद तो ये एक आप समझे ना कि इस मौजू पे लिखना या बोलना, तो वो तो एक वहाँ पे कोई इशू नहीं था, वो तो आइए तशरीफ़ लाइए और तकरीर करते थे वहाँ जाके पॉलिटिकल इस्लाम पे। अच्छा, तो बहरहाल अब इशू ये है कि वो इसमें एक यहाँ पे जो बात है वो मैं ऐड करता चलूँ कि तो कल मैंने बात की थी कि थोड़ा सा वो जो ये हैं सारे सुन्नी जी, ठीक है ना, लेकिन इनमें इख्तलाफ, फ़िक़ही इख्तलाफ, लेकिन एक जो मुल्क है उसकी जो हुक्मरान जमात है जी, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है बाकी ममालिक के लिए, और वो है उस मुल्क की जो जमात है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। अच्छा, जिसको AKP कहते हैं, ये जो जमात है ये 2001 में ये कायम हुई थी AKP, और इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये अख़वानुल मुस्लिमून
की कोई ब्रांच नहीं है, इनके अपने नजरियात हैं। सही। ठीक है, ये पता नहीं हम निशान सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। मेरा ख्याल है कि अच्छा, ये जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की बात हो रही है। तो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी जो है ये जो है वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी वो है, ये मैंने कहा ध्यान में रखें कि अखवानुल मुस्लिमून की शाख नहीं है, लेकिन नजरियाती तौर पे आप यूँ समझ लें जैसी जमात इस्लामी है ना, तो हम जमात इस्लामी को ये नहीं कह सकते कि जमात इस्लामी अखवानुल मुस्लिमून की शाख है। मतलब जो सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह वो और सैयद कुतुब और जो आप समझें हसनुल बना, इनकी जो तहरीरें हैं ये आपस में बहुत मिलती भी हैं और कई फिक्री इख्तलाफ भी है। सही। ये जितने उलमा गुजरे हैं ना, बड़े नाम जो रहे हैं, ये इनमें इख्तलाफ भी रहे हैं, लेकिन फ़िक़ही वो मतलब ये नहीं कि मतलब दुश्मनी नहीं, मतलब फ़िक़ही इख्तलाफ, फ़िक्री इख्तलाफ, मसाले का। जैसे मैंने आपसे कहा कि देवबंदी और बरेलवी दोनों ही हनफी हैं, तो अब ये कितनी अजीब बात लगती है। लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट के बड़े सग़ीर के मसालिक हैं ना, इनको अगर आप जाके किसी अरब मुल्क में कहें कि मैं बरेलवी हूँ तो कहेगा कि व्हाट ब्रदर व्हाट मतलब क्योंकि वहाँ बरेलवी, हमारे यहाँ अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे रहे ना, तो वो ये हर जगह पे एक अलग सोच। और तो वो हम ये नहीं कह सकते कि जी वहाँ पे हसन अल बना से जो अखवान से जो है जमात इस्लामी बनी है या जमात इस्लामी से अखवान बनी है, वो अलग। हाँ, वो कई मामलात पे सोच मिलती है, कई मामलात पे फ़िक़ही इख्तलाफ है, लेकिन बहरहाल मिलती है सोच। बहुत सी जगहों पे आपको ऐसा नज़र आता है कि अखवान मुस्लिमून की जो सोच है उस वो जो है वो जमात इस्लामी की सोच से करीब तर है, इस तरह हम कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक और जमात भी ऐसी ही है जो मैंने आपसे कहा कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये वो जमात है जिसके बानी रजब तैयब उर्दगन है। तो रजब तैयब उर्दगन जो हैं तुर्की के, उनकी जो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है वो नज़रियाती तौर पे काफ़ी ज़्यादा अखवान से, ये मैंने फिर कहा, मैं बता दूं ना, वो अखवान की शाख है ना ये अखवान की शाख है, लेकिन नज़रियाती तौर पे जब ये कायम हुए, इनकी पार्टी कायम हुई जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी तुर्की में, तो काफ़ी आप समझें कि नज़रियाती तौर पे, क्योंकि ये भी इस्लाम की बात करते हैं, ये भी जो है ये एक ख़ास एक नुक्ता नज़र है इनका, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो सियासत में इस्लाम का जो जिसको वो कई मुल्क गलत समझते हैं कि जी पॉलिटिक इस्लाम होना ही नहीं चाहिए, तो ये तो कहते हैं कि जी इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और वो आपको तरक्की का रास्ता भी दिखाता है, और वो आपको टेक्नोलॉजी भी सिखाता है, और वो आपको डिप्लोमेसी भी सिखाता है, और तर्ज़ हुक्मरानी भी सिखाता है। ये तो रजब तैयब उर्दगन जो है उनकी ये थ्योरी है कि ये तो वो यहाँ जो यानी अगर आप इस वक्त देखें तो वैसे तो ट्यूनिस में भी एक जमात आपको मिलेगी जो कि अखवान के साथ करीब होगी, वैसे तो आपको जो है वो पाकिस्तान में भी मिलेगी कोई जमात, या आपको हर जगह मिलेगी। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर जो जमात हुक्मरान है और मजबूत तरीन है, उसके ख्यालात जो हैं वो अखवान से मिलते हैं। इसीलिए रजब तैयब उर्दगन जो है वो मोहम्मद मुर्सी के बहुत करीब थे। कई ममालिक के सरबराहान के बरखिलाफ वो मिस्र के मोहम्मद मुर्सी के बहुत करीब थे। इस वक्त जो है वो इंतहाई अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की और मिस्र के, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जो जनरल सीसी हैं वहाँ के प्रेसिडेंट और रजब तैयब उर्दगन के दरमियान। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नज़रियाती तौर पर उस दौर में एक कशीदगी रही, तुर्किया और मिस्र के दरमियान कशीदगी रही, और उसकी वजह जो है वो वहाँ पे अखवान की हुकूमत का खात्मा था। सही। अच्छा, अब तो ये ज़हन में रखें कि ये पॉलिटिकल इस्लाम और तहरीकें, और फिर वो मतलब अगर आप कहें कि सबसे इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त कहीं रूल कर रही है, इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल इस्लाम के नारे के साथ जिसके ख़िलाफ़ है बहुत से अरब ममालिक, तो तुर्किया में। तो अच्छा, ये तो हो गई ना एक बात। अब लेकिन जियो पॉलिटिकली हम कह सकते हैं फिर कतर में तो जो हुक्मरान ख़ानदान तो अखवान के साथ नहीं है, लेकिन ये कि वो उनकी एक जियो पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी वहाँ पे तवील अरसे से
जो है वो अफगान के रहनुमा के रहते रहे, फिर हमास के रहते रहे, तो फिर अल जज़ीरा जो है वो एक पूरी वॉइस है वहाँ की, तो वो उससे हट के, लेकिन असल जो बात है वो वापस आए आप कि अब ज़रा अफगान से बाहर निकल के दायरा वसी हो गया, क्योंकि सिर्फ हमास मसला, एक तो हमास की शहादतें तो सारी हमास ने की, लेकिन उधर जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर को भी दरमियान में से निकाल दिया गया। या तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर को रखा जाता, या तो सदर महमूद अब्बास को अमेरिका वो जाते और जाके यूनाइटेड नेशंस में फ़लस्तीन का मसला उठाते। और मैं आपको बताऊं, ये 2017 में महमूद अब्बास और इस्माइल हानिया, इनके और खालिद मिशा, इनके दरमियान बिल्कुल ऐसे हो गए थे, बिल्कुल ऐसे करीब आ गए थे। उससे पहले हमास के अंदर एक था कि हम 2 रियासती हल को माने या ना माने। 2017 में जब ये मिले हैं कतर में, तो उसके बाद ये मामला सारे तय हो गए कि 2 रियासती हल। और इसीलिए आप देखें कि ईरान भी जो है कल मौजूद था उस कॉन्फ्रेंस में जिसमें 2 रियासती हल की बात हुई है। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि ये अब आगे कैसे चलना है। तो वहाँ पर ज़मीनी ऑपरेशन हुआ शुरू, और साथ ही उसके पता चल रहा है कि वो आगे मामला तो आगे नहीं बढ़ रहा। और साथ ही अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक जो हैं वो, एक तो उन्होंने बड़ी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया, लेकिन साथ ही जो ख़िताब हुआ उसमें से, वैसे तो आप सऊदी अरेबिया का, पाकिस्तान का, कतर, सारे मुल्कों की बात सुने, लेकिन एक मुल्क के जो सदर की तकरीर है वो ख़ास तौर पे वो नोटिस की गई तल अवीव में भी और बाकी अमेरिका में भी और हर जगह, और वो थी इजिप्ट के प्रेसिडेंट सिसी की तकरीर। क्योंकि उनकी जो तकरीर थी, देखिए प्रेसिडेंट सिसी जो है वो एक मैच्योर, एक मतलब है कि बहुत समझदार, फ़ौज को भी समझते हैं, सियासत को, वो पूरी डायनेमिक्स हरकियात से वाकिफ़ हैं। उनकी जो तकरीर थी तो मुखातिब उसके इसराइल के अवाम थे। उन्होंने इसराइल की अवाम से कहा कि देखें, आपकी जो सिक्योरिटी है ना, आपके जो मतलब, हम आपको एक मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ इजिप्ट के प्रेसिडेंट के तौर पे, कि आपकी सिक्योरिटी और आपकी ज़िंदगियाँ और आपकी मईशत, उस सब कुछ आपके नेतन्याहू ने दाव पे लगा दी। इस वक्त सारे मुआहदे, सारी मईशत, सब कुछ वो नेतन्याहू ने इस वक्त दाव पे लगा रखी है। मतलब है कि आप मिस्र से कोई शिकायत मत करें, जो कुछ आपके साथ हुआ है या हो सकता है या होने जा रहा है उसके ज़िम्मेदार नेतन्याहू है। मतलब उनका मुखातिब जो है, उनकी तकरीर जो है अगर आप पढ़ें उसको, तो उनकी तकरीर का एक हिस्सा जो है वो ज़ाहिर कतर के ऊपर जो भी हुआ, इस्लामी दुनिया सारा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो था उसमें इसराइल के अवाम को मुखातिब कर रहे हैं। क्योंकि देखें, आप कुछ भी कर लें, आप अपने माजी से, माजी की जंगें, गज़ा मिस्र का इलाका था, मिस्र के अंडर था गज़ा, ठीक है ना, और 67 की वॉर या 48 की वॉर या 73 की वॉर, ये मिस्र के साथ हुई है। मैंने पहले बताया, हमास के साथ तो नहीं हुई, ये तो मिस्र के साथ हुई हैं, जॉर्डन के साथ हुई हैं, सीरिया के साथ हुई हैं जिनकी गुलाम की पहाड़ियाँ निकली हैं, तो इन मुल्कों के साथ हुई है ना, या फिर लेबनान के साथ हुई है, ठीक है ना। तो लेबनान में अब ये अलग बात है कि वहाँ से हिजबुल्लाह लड़ी, लेकिन जंग तो लेबनान के साथ हुई थी, मुल्क तो लेबनान था वो, और लड़ी वहाँ से हिजबुल्लाह, लेकिन मुल्क तो लेबनान था ना, सरजमीन तो लेबनान की थी। ये गोलान की पहाड़ियों में तो खुल के फौज लड़ी सीरिया की, या उर्दन की तो फौज लड़ी जो मगरबी किनारे का इशू खड़ा हुआ है, या इजिप्ट की तो फौज हुई। तो वो हिस्ट्री जो है वो फिर आगे चलते चलते, तो ये हुक्मरान जो हैं, ये मिडिल ईस्ट का जो ऑर्डर है, जो डिसऑर्डर बन चुका है सारा, ये यहाँ पे कुछ होने जा रहा है। अब क्या होने जा रहा है वो अभी, हाँ वो उसकी, उसमें मैं आपको, चलें आप कर लें, उसके बाद बात करते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये जो 2.5, और उसमें देखें यूएई ने कहा कि मगरबी किनारा, मुत्तहिदा अरब इमारात, बड़ी सॉलिड लीडरशिप है, बड़ी प्रोग्रेसिव, सॉलिड, और पैलेस्टीनियन उसके लिए बड़ी, उनकी तरफ से मैसेज गया, जिसके ऊपर इसराइल पीछे हट गया कि हम मगरबी किनारे के अंदर, उन्होंने कहा इसकी एनेक्सेशन मत करना। अगले दिन वो नेतन्याहू खड़ा हुआ सुरंग में मार्को रूबियो के साथ तस्वीरें उतरवा रहा है जी। और आज वहाँ पर एक कंस्पिरेसी थ्योरी अमेरिका में उन्होंने घुमा दी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब जा रहे थे, अटलांटिक क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने कहा जहाज में ट्रैवल ना करें, तो कतर नहीं दिया था आपको जी। ब्रेक के बाद कर लेते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की है कि उनके ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। होनी चाहिए जी। मैं आपसे इसे भी बात कर रहा था कि ये जो उस दिन मर्डर हुआ है चार्ली कर्क का, जी, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े करीबी साथी और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो बंदा पकड़ा गया, पहले फिर छोड़ दिया, किसी और को पकड़ा था, फिर तो कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं बहुत ज़्यादा, और कई जो लोग हैं वो उसमें उनको कह रहे हैं कि वो प्रो इसराइल थे, कई लोग जो हैं उनको एंटी इसराइल भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने नेतन्याहू और इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दिए थे, उसमें टकर कार्लसन भी हैं। तो जो ऑनलाइन है ना, जो कि आप समझें कि सोशल ट्रूथ या ट्विटर या बाकी जो फेसबुक, वो सारी जो है वो इस वक्त उस पर पोस्टें और पुराने बयान जो हैं वो सब आ रहे हैं कि जी ये तो इसराइल के ख़िलाफ़ थे चार्ली कर्क। और न्यूयॉर्क पोस्ट को अगर हम देखें, मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क पोस्ट को कोट कर रहा हूँ कि न्यूयॉर्क पोस्ट में एक पूरा इसके ऊपर एक आर्टिकल है कि भाई उन 10,000 पोस्ट जो हैं वो चार्ली कर्क के मर्डर को इसराइल से टाई कर रही थी, एज कंस्पिरेसी थ्योरीज एक्सप्लोड ऑनलाइन। और वो पुराने चला चला के उन्होंने क्लिप्स के जब, और फिर उसके बाद अगर टीआरटी को देखें हम, जो कि तो टीआरटी में भी है कि कम से कम 5 दफ़ा उन्होंने जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ बात की चार्ली कर्क ने, और फिर चार्ली कर्क को गोली लग गई, और वो फिर मुख्तलिफ मौक़े उस पर बता रहे हैं। और ये इसी तरह से टाइम्स ऑफ इसराइल, जेरूशलम पोस्ट, वो हर जगह पर यही चल रहा है कि भाई चार्ली कर्क जो है उसको क्यों मीडिया में ही बात की जा रही है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ था, वो इसराइल के ख़िलाफ़ था, वो इसराइल के ख़िलाफ़ था, लेकिन वो उसके पुराने क्लिप्स जो हैं जिसमें वो इसराइल के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, ये टाइम्स ऑफ इसराइल में ऑनलाइन कंस्पिरेसी थ्योरीज ब्लेम ज्यूज फॉर चार्ली कर्क असैसिनेशन। और इसी तरह से जेरूशलम पोस्ट ने भी आज या कल में लिखा है सारा कि भाई ये सब जो है ये सारा इसराइल पे डाला जा रहा है, और इसराइल के लोग जो हैं वो यहूदियों पे डाला जा रहा है कि उन्होंने चार्ली कर्क ने जो है, वो चार्ली कर्क जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े करीब थे। तो वहाँ पर जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस है वो इस वक्त डिवाइड है इस बात पर। ये सारे वो लोग हैं जो चार्ली कर्क के चाहने वाले हैं और वो इसराइल को ब्लेम कर रहे हैं। यानी अब देखें ना, एक अजीब सी वहाँ पे ऑनलाइन एक बहस, इतनी बड़ी बहस छिड़ गई है कि वो 10,000 पोस्टें, और इधर वो पूरी मेगा बेस तकसीम है कि ये कत्ल किसने किया, और एक बंदे को पकड़ लिया, कोई वजूहात तो होंगी, कोई उसका कोई मकसद होगा मारने का, वो भी पूरी थ्योरी दब गई। भाई चार्ली कर्क को किसने मारा है, क्यों मारा है, तकरीर कर रहा था इसलिए मार दिए, गोली मार के एक आदमी चला गया, तो क्या है पीछे, कौन था उसके? देखे ना कैसे कत्ल, वो कैसे एकदम से वो आपको दबा हुआ नज़र आता है कत्ल। तो ये जो है ये बड़ी इस वक्त एक बहस चली हुई है कि चार्ली कर्क को मार के क्या मैसेज। फिर आपने कहा कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब था। तो साथ ही वहाँ पे आज ये जब बरतानिया पहुँचे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ बातें चलनी शुरू हो गई कि जी कतर के प्लेन में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, कतर ने दिया था, ये सिक्योर है नहीं है, और कतर के साथ तो ये मसले हुए, कतर ने तोहफ़ा दिया है, कतर एक अच्छा उस वक्त बड़ी मोहब्बत के साथ कतर ने उनको तोहफ़ा दिया था, लेकिन उसके ऊपर भी एक बहस वहाँ पे, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त माहौल बड़ा अजीब सा है। इस माहौल में कुछ इसलिए होने जा रहा है कि खून रेजी नहीं रुक रही, उस ब्लड शेड को रोकना बड़ा ज़रूरी। देखिए ना, आज तरक्की कम हुई, आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी 75वीं सालगिरह है, वो आज 75 साल के हुए, और उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी मुबारकबाद दी, उनको प्रेसिडेंट पुतिन ने भी मुबारकबाद दी। ये उस वक्त हो रहा है सारा जब ये ट्रेड नेगोशिएशन चल रही है बीच में, तो उस दौरान उनकी ज़ाहिर सालगिरह आई तो उस पर सब ने मुबारकबाद दी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की मुबारकबाद इसलिए, उन्होंने सोशल ट्रूथ पर मैसेज डाला, जवाब में जो है वो उन्होंने मतलब माई डियर फ्रेंड करके मुखातिब किया उन्होंने, और उसके बाद जो है वो जवाब में फिर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने माई डियर फ्रेंड करके मुखातिब किया। उससे पहले उन्होंने जस्ट हैड वंडरफुल फ़ोन कॉल विद माई फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर, तो बड़ी अच्छी हैप्पी बर्थडे और एक तरह से अच्छा मैसेज कन्वे हुआ। अब देखना ये है कि क्या इससे वो जो एक तलखी पैदा हुई है, वो तलखी अभी की नहीं है, ये तलखी बहुत पुरानी है। तलखी जो मैं बहुत से लोग ये बात करते हैं, हमारे इंतहाई मोहतरम लोग जो बात करते हैं कि ये ट्रंप को दिल में चीज़ रख के बैठा हुआ है और ऐसे है सर। मैं ये बात कहता हूँ कि बाइडेन दौर में क्या था, ये जो वहाँ पर सारा जो सिख रहनुमाओं के कत्ल और बाकी सारे इल्ज़ामात और ये सारा कुछ तो बाइडेन दौर में हुआ था। तो ये कोई अमेरिकन
इस्टेब्लिशमेंट की कोई पॉलिसी है जहाँ पर वो देखें ना, इस वक्त सिर्फ ये तो देखें ना, सिर्फ इस बात पे कि जी वो नहीं मिले थे तो आप H1B1 वीज़ा को उड़ा दें और उसके बाद EU को फ़ोन करें और फिर नेटो से कहें और फिर ये ऐसे नहीं होता। इसकी मैंने पहले भी बात की, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो इंडियन ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट वो भी इसको गौर देख रही होगी, अप्स एंड डाउन्स को, लेकिन उनके और अमेरिका के ताल्लुकात को बहुत, वो सिर्फ एक टैरिफ की हद तक नहीं है। उससे पहले उनके लोग वहाँ से डिपोर्ट किए, वो भी ख़ास अंदाज में किए, फिर वो बाइडन दौर में आप देखें ना क्या होता रहा है, कनाडा और तो ये पहले से एक मामला चल रहा है 12। तो लेकिन ये है कि और इसको देखना ज़रूरी है, जो इंडिया में बात चलती है कि कोकी लैंड का मामला चल रहा है और बाकी चीज़, तो बाइडन दौर की सारी चीज़ें ना, अगर ये और इनको तज़कियाकारी बात कर रहे होते हैं और ये बांग्लादेश में चेंज आया तो कैसे आ गया और ये हुआ, तो वो तो उस दौर की तो वो कंटिन्यूशन में कोई तलखी ऐसी है मौजूद, डीप रूटेड तलखी है जिसको समझना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं जाएंगे तो सतही तौर पे मामला हल होंगे, फिर वो दोबारा कोई मामला खड़ा हो जाएगा। 12 अच्छा, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बरतानिया पहुँचे, विंडसर कासल उनका ज़बरदस्त, ये लंदन से कोई मेरा ख्याल से कोई 40-45 मील दूर एक खूबसूरत बकिंघम पैलेस में नहीं ठहरे, विंडसर कासल एक अलग, कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना आबाद महल और किला जो है ना वो विंडसर कासल है। सही। और वहाँ पर ज़बरदस्त अंदाज में वो कई बादशाह वहाँ पे उनका और मलका और जो है वो क़याम किया वो उन्होंने, और वो उनकी रिहाइशगाह रही, बड़ी खूबसूरत जगह, वहाँ पर उन्होंने ज़ोराना अटेंड किया, फिर आज अशाइया हो रहा है वहाँ पे उनको सारा। और लेकिन कल सुबह जो है वो उसके साथ ही जो उनकी एक कब्रिस्तान भी है शाही उसी विंडसर कासल में, तो उसमें कल प्रेसिडेंट ट्रम्प उसी विंडसर कासल के साथ ही जो चैपल है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ जाके वो क्वीन एलिज़ाबेथ यानी किंग चार्ल्स की वालदा जिनका इंतकाल हुआ था, मलका, वो भी वहीं दफन है, और प्रिंस फिलिप भी वहीं दफन है, और जो क्वीन मदर वो भी वहीं है, और काफ़ी जो बादशाह और जो बरतानिया के वो विंडसर कासल में ही उनकी जो है तदफीन हुई, तो वो कल वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। बहरहाल उनका स्टेट विज़िट और बड़ा इंपॉर्टेंट, और रात को जो अशाइया है उसमें वज़ीर आज़म और बाकी फैमिलीज़ और एक बड़ा VIP किस्म का उनका जो है वो वहाँ पे इस्तकबाल हुआ। लेकिन उसके नतीजे में जो बुनियादी इशूज़ हैं क्या वो हल हो जाएंगे? मतलब बरतानिया का एक मामला चल रहा है ट्रेड का, बरतानिया का एक मामला ट्रेड का चल रहा है, और वो बड़ा आप समझें कि बड़ा पेचीदा मामला है। वो कोई सिंपल सादा सा मामला हम कहें कि जी वो एकदम से हल हो गया, यूक्रेन का मामला किसी एक दौरे से तो ना प्रेसिडेंट ट्रम्प इस तरह से फैसला करने, तो वो जो इश्यूज़ हैं वो तो सारे अपनी जगह मौजूद हैं। वो इश्यूज़ जब तक हल नहीं होते, आप जितने मर्ज़ी दौरे कर लें, इजलास कर लें, जो मर्ज़ी कर लें आप, लेकिन ये है कि अच्छा फिर उसके बाद जो है वो दूसरी जो बात है वो ट्रेड में अभी आज अभी तो चल रहा है ना चाइना और टिकटॉक के ऊपर, अभी वो जुमे तक क्लैरिटी आएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एनवीडिया जो कि AI की चिप्स सबसे ज़्यादा बना रही है और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो माइक्रो चिप्स और सारा, तो उनका वो H20 और जो RTX Pro 6000D जो उनकी चिप्स हैं, जो नैनो चिप्स, बिल्कुल चाइना ने कहा है कि जी ये चिप्स तो हमें ज़रूरत नहीं है एनवीडिया। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि एनवीडिया जो है उसके जेनसन वन अभी चाइना से होकर आए थे और 50 बिलियन डॉलर्स की उन्होंने डील की थी चाइना जाके, और वो की थी कि वो एनवीडिया की चिप्स जो हैं माइक्रो चिप्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और हम पहले बात कर चुके हैं कि नैनो चिप्स और ये जो है टेक्नोलॉजी है, चाइना ने आज ये कहा है कि हमें एनवीडिया की चिप्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चिप्स, इससे अच्छी चिप्स हम खुद बनाने में कामयाब हो गए हैं। सही। और मैं यहाँ पे जो है वो अच्छा ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है ये टेक्नोलॉजी और AI की दुनिया में। फाइनेंशियल टाइम्स कोट जो है ये मैं कोट कर रहा हूँ 27, चाइना बैन्स टेक कंपनीज फ्रॉम बाइंग एनवीडिया AI चिप्स। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अगर ये चाइना ने उनको बैन कर दिया है, इससे कुछ दिन पहले तक हम ये बात कर चुके हैं कि वो ऐसी चिप्स बनाई जाएंगी जो चाइना स्पेसिफिक होंगी और वो
अमेरिका से वो शेयर नहीं करेंगे और चाइना से करेंगे, और वो परमिशन लेके गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, और वहाँ पे एनवीडिया, तो अब एनवीडिया की वो चिप्स को बैन करके चाइना ने ये नहीं कि बैन कर दिए कंपनीज को, अपनी सारी कंपनीज को, अलीबाबा को, बाकी कंपनीज को, लेकिन वो साथ ही उन्होंने कहा है कि हम अपनी चिप्स जो हमारी अपनी चिप्स हैं वो एनवीडिया से ज़्यादा अच्छी हैं, और उसको वो लाने वाले हैं दुनिया की मार्केट में। तो उधर एक पूरा जो है ना एक अजीब सा मामला है कि भाई चाइना के पास वो कौन सी चिप्स आ गई हैं जो एनवीडिया से ज़्यादा बेहतर उन्होंने तैयार कर ली है। इससे पहले तो एनवीडिया की चिप्स के ऊपर एक फटा पड़ा रहा है, आज चाइना ने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सारे इश्यूज़ हैं, अब ये 50 बिलियन की वो इस पे $50 बिलियन की उनको तवक्को थी इस पे एनवीडिया वालों को, तो वो उनको ठग करके उनका स्टॉक नीचे गिराया है पूरी दुनिया में। चाइना अब टेक्नोलॉजी के हवाले से अब अगले चंद दिनों में क्या वहाँ से ऐलान होता है क्या नहीं होता। ये है लॉन्ग टर्म इश्यूज, ये हैं जो आगे नया वॉरफेयर, नए सारे मामला। मैंने आपसे कल कहा ना कि वो नेतन्याहू ने कहा कि तुम सबके फ़ोन में छोटा सा इसराइल है। अब आप सोचें कितना लंबा, कितने महीनों या सालों तवील वो ऑपरेशन होगा जिसमें वो चिप्स तैयार हुई, फिर पेजर्स में लगी, फिर कंपनी रजिस्टर हुई, फिर लोगों का इत्मीनान बहाल हुआ, फिर वो पेजर्स जो हैं वो स्मगल हुए, फिर वो सारे लोगों तक पहुँचे। अच्छा जी ये सबसे सिक्योर पेजर्स हैं, और एक ख़ास मरहले पे वो एक ख़ास कॉल आई। अच्छा कॉल भी ऐसी आई जो उन्होंने उठानी थी, यानी मैसेज भी ऐसा जो उन्होंने उठाना था, जो भी, तो उन्होंने उठाया और वो पेजर ब्लास्ट हो गए। ये हुआ है ना अभी हिजबुल्लाह लेबनान में। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बात ये है कि आगे तो टेक्नोलॉजी का, अब इसमें रियल टाइम इंटेल वहाँ कैसे पहुँच रही है, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जी। बहुत बड़ा। अब नेतन्याहू ने कल कह तो दिया कि चाइना हेल्प कर रहा है, चाइना कैसे क्यों हेल्प कर, चाइना कहाँ पे वहाँ पे, उन्होंने कहा चाइना के, अच्छा अमेरिकन छुपे हैं इस पे, लेकिन ये है कि कोई ना कोई ऐसा है जो, देखिए ना एक्यूरेट इंटेल होती है ना हुतीज़ के पास, कि जहाज़ है इनको अटैक करो, हुतीज़ अपने मिसाइल पानी में तो नहीं फेंक रहे ना, या उनके पास एक्यूरेट वो जाके टक करके मिसाइल गिरता है जाके तल अवीव के ऊपर, वो कहीं इधर उधर दाएं बाएं तो नहीं होता ना मिसाइल। तो उनका हुतीज़ का निशाना तो इसराइल की निशानचियों से ज़्यादा पक्का है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें दरमियान में वो कहते हैं ना लेयर्स के ऊपर लेयर्स, या मतलब व्हील विद इन व्हील तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स और तह दर तह तह दर तह, ये बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे वेस्ट एशिया में। अब इसमें क्या बड़ा वाक़या होने को है, क्या कुछ होगा, अभी देखें हुआ है ना कतर पे अटैक हो गया, कितना बड़ा वाक़या है। ऐसे ही अभी वाक़यात और होंगे, क्योंकि एक जगह रुक नहीं रही चीज़, वो डोमिनो इफेक्ट होता है ना, वो चल पड़ा, वो आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, वो अब देखते हैं आने वाले दिनों में। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सब खैर रखे, खैर औफियत के साथ दुनिया आगे जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने की मान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।